नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में एक बॉर्डर है हरियाणा और राजस्थान का। अब उस बॉर्डर को घेरने की तैयारी में किसान हैं। ये बॉर्डर दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और एक बड़ा बॉर्डर है, देश की लाइफलाइन आप कह सकते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये इलाका बैठता है। यहाँ पर प्रदर्शन अभी शुरू हुआ है। टेंट लग रहे हैं, किसान धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कोशिश है कि इस बॉर्डर पर भी जो किसानों ने जैसे सिंघू बॉर्डर में किया या टिकरी बॉर्डर पर किया या गाजियाबाद बॉर्डर पे ट्रैफिक रोका है, वहाँ पर यहाँ भी इस रोड को रोका जाए। और यहाँ पर भी तैयारियाँ उनकी काफ़ी हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीपीएम के नेता और ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से इस आंदोलन में पहुंचे हुए अमराराम जी। अमराराम विधायक रहे हैं 4 बार के सीकर जिले से। इनसे आज हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ललन टॉप का धन्यवाद। आप यहाँ पहुंचे हैं, ये दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाला रास्ता है, एक कॉरिडोर है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। आपको नहीं लगता थोड़ी देरी होगी आने में? ऐसा है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव राजस्थान में हो रहे थे और वो 21 तारीख को समाप्त हुआ है और 11 तारीख को, और 12 तारीख को हम चले और 13 तारीख को हम दिल्ली जा रहे थे। हम रास्ता रोकने के लिए नहीं आए। जो पिछले 18 दिन से किसान इस सर्दी में मोदी सरकार और खट्टर सरकार की जुल्म सह रहे थे, इस सर्दी में जिन पे पानी डाला जा रहा था, अश्रु गैस छोड़ी जा रही थी, लाठियां चलाई जा रही थी, सड़कें खोदी जा रही थी, किसानों को रोकने के लिए वर्जर लाया जा रहा था। उन्हीं मांगों को लेकर के चुनाव समाप्त होते ही राजस्थान का किसान दिल्ली उन्हीं काले कानूनों को वापस ले, प्रस्तावित बिजली कानून 2020 को वापस ले, इसके लिए जा रहे थे। इस खच्चर सरकार की पुलिस ने उनके आदेश से हमें रोका है, और रोका है तो हम शांतिपूर्वक यहीं बैठे हैं। राजस्थान का किसान पहले भी 7 दिन का पड़ाव, 8 दिन का महापड़ाव राजधानी में और 13 दिन का कर्जा माफ़ी, टोल की लूट, निजीकरण, नौजवानों के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर के 13 दिन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पड़ाव और 3 दिन का राजस्थान का चक्का जाम शांतिपूर्वक किया है। अभी भी हम शांतिपूर्वक, मैं धन्यवाद दूंगा पूरे देश के किसानों को जो इस काले कानूनों के खिलाफ पिछले 19 दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को धक्का नहीं मारा है। बिल्कुल शांतिपूर्वक, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि आम जनता उसको खाने की, दूध की, सब तरह की, फ्रूट की, सब तरह के लोग उनकी सुविधा सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कोई रास्ता रोकने के लिए नहीं आए। हम देश की सरकार को, जो इस देश की संविधान ने अधिकार दिया है, इस देश की कोई भी वर्ग, और वो वर्ग किसान जो 65% है, और आम उपभोक्ता जिसके खिलाफ और व्यापारी के खिलाफ बनाया है, वो 90% जनता है। उसकी आवाज़ को देश की सरकार के सामने रखना, मैं समझता हूँ गुनाह नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो अर्ध फासिस्ट है, जो देश के न संविधान को मानती है, न संवैधानिक अधिकारों को मानती है, उनको न संसद को मानती है, न सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न संवैधानिक संस्थाओं को मानती है, उनको कुचलने का काम करती है। और वो काम अभी खट्टर और मोदी सरकार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये। अच्छा, आपने एक बात कही कि किसान यहाँ पे इस रोड को रोकने के लिए नहीं आए हैं। अब जिस नेशनल हाईवे पे, नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ही कह रहा हूँ कि इस रोड को रोकने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो आपके साथी इस समय पहुंचे हैं पंजाब से, हरियाणा से, उन्होंने हाईवे जाम किए हैं और उनका कहना है कि हाईवे जाम इसलिए किए हैं ताकि सरकार पे प्रेशर बने। तो आपकी राय उनसे अलग है? नहीं, उन्होंने कहाँ जाम किया है? जाम करने के लिए नहीं आए थे, दिल्ली जा रहे थे ना। मतलब और बंद है, जाम नहीं किए तो बंद तो है। कि ओपन जेल है, उसमें कौन सा एक बुराड़ी, वहाँ चले जाओ। वो तो कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाओ, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान और वहाँ से फंडिंग हो रही है। तो विदेश की सरकार क्यों लेके बैठे हैं? या फिर ये जो पैसा भेज रहे थे आंदोलन में, पाकिस्तान और चीन से आया, मोदी खा गया, या किसके साथ भेजा है बताए वो? अच्छा, नेशनल हाईवे 44 पे उन्होंने रोका हुआ ना, नेशनल हाईवे, वहां पे मूवमेंट कहाँ बैठे? जहाँ रोका वहीं बैठे हैं। सरकार ने तो कहा था कि चले जाएं, पर किसान कहते हैं हम जाएंगे नहीं, क्योंकि उसको एक ओपन जेल नहीं, बना कहा ओपन जेल में जाओ, दिल्ली मत आओ, बुराड़ी जाओ। तो वो तो कह देंगे आप वहाँ नूह जाइए, नूह जा रहे हैं। हम देश की सरकार कहाँ बैठी है? बुराड़ी में बैठी है क्या?
दिल्ली में बैठी है। दिल्ली की सरकार के सामने जो देश के कंपनियों को मालामाल और देश को बेहाल करना चाहती है, उन कानूनों के खिलाफ देश की सरकार से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे का एक तरफ आपने रोका, जरूरत पड़ी दूसरी साइड बंद करेंगे? सब कुछ बंद होगा, देश बंद होगा। देश के 90% लोगों के खिलाफ का कानून और कंपनियों के पक्ष का कानून होगा तो निश्चित रूप से देश बंद होगा। हाईवे की बात नहीं है। किसके लिए देश, किसके लिए हाईवे? इस देश की जनता के लिए है। देश की सरकार जनता के लिए बनी है। जनता से जो वायदे किए, वायदा खिलाफी की, पहले भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव लेके आए, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। अब इस कोरोना को अवसर में बदलने के बाद, अवसर किसके लिए है? देश की बड़ी बड़ी अंबानी अडानी के लिए अवसर में बदलने का। कोरोना में देश की संसद में ये कानून पास किए हैं, न जनता से सलाह की गई, न देश की परंपराओं से, देश की संसद के जो भी कानून बना है देश की संसद में 52 से लेके आज तक, उस पर सेलेक्ट कमेटी हुई है, पार्लियामेंट की कमेटी हुई है, लोगों से उसके विचार माने। मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कौन से किसान संगठन ने इन कानूनों के लिए आपके पास अपील दी थी? उनका किसान संघ, जो भारतीय जनता पार्टी जो जिसके आधार पे आरएसएस की चलती है, जो अर्ध फासिस्ट है, उसके किसान संघ ने दिया है, तो वो तो कहे मोदी जी कि इन्होंने मांग की थी या किसान मोर्चे ने मांग की थी। किसने मांग की थी? देश के तमाम किसान संघ। सरकार कहती है कि रिफॉर्म है, हम हर सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे भी रिफॉर्म हाँ, कर रहे हैं। ये कहिए कंपनियों के लिए दलाल है और कंपनियों के अड़वे हैं। कंपनी जो किसान अपने आवारा पशुओं से और जंगली जानवरों से डराने के लिए अड़वे को लेके जहाँ रोप देता है, अडानी और अंबानी का अड़वा अमित शाह और मोदी हैं। निश्चित रूप से उनके लिए कर रहे हैं, तो सीधे कहें किसान के लिए नहीं है ये, अंबानी और अडानी के लिए है, ये विदेशी कंपनियों के लिए है। राजस्थान में पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे, आपके पास तो अच्छा मौका रहा होगा हर एक पंचायत में, हर एक घर में जाने का, हर चीज में, तो आपने इसका फायदा उठाया, लोगों को प्रचार किया जो आप चाहते हैं? बिल्कुल गए हैं, लेकिन आंदोलन के लिए नहीं गए ना, हम चुनाव के लिए गए थे। मैं समझता हूँ ये थोड़ा भी मुद्दा था क्या ये? बिल्कुल मुद्दा था, बिल्कुल मुद्दा था। लोगों के बीच में गए हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 2005 में भी बिजली की बढ़ाई हुई रेट रोल बैक करने के लिए किया था। 16 में फिर हमला किया था किसानों पर, फिर वापस लेनी पड़ी है। मैं समझता हूँ राजस्थान में बार बार राजस्थान की सरकारों को झुकाया है और मैं देश के किसानों को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज तक हमने राज्य सरकारों को झुकाया था, 2015 में देश की सरकार को झुकाया था और अब फिर देश की सरकार को झुकना पड़ेगा और मोदी हारेगा और किसान जीतेगा। आप ना सीकर के इलाके से आते हैं, क्या आप हमें दर्शकों को एक, हरियाणा इतने दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब के किसानों के वहाँ पे कौन सी फसल होती है, कौन सी दिक्कतें उनको हैं, ये हमने सब अपने दर्शकों को बता दिया। हमें आप बताइए राजस्थान के और खास तौर पे जिस इलाके से आप आते हैं, वहाँ पे फसल कौन सी होती है और क्या दिक्कतें लोगों को ज्यादा पेश आ रही हैं? मैं तो मोदी जी से ही कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि इस कानूनों में अभी एमएसपी जारी रहेगी। अभी जिस बॉर्डर पे हम बैठे हैं, राजस्थान के किसानों के 48 लाख मैट्रिक टन बाजरा हुआ है और मोदी जी की सरकार ने 2150 रुपये पर कुंटल का भाव तय कर रखा है। मोदी जी बता दें, उनके कृषि मंत्री और अमित शाह बता दें कितना कुंटल खरीदा है। 1 किलो बाजरा नहीं खरीदा है। और जो खच्चर की सरकार है, वहाँ 2150 में बिक रहा है, खरीद रही है देश की सरकार। राजस्थान के किसान ने क्या गुनाह किया है? या यही गुनाह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 25 सांसद भेज दिए? यही गुनाह है कि उसको आज 1000 और 1100 रुपये में किसान को बाजरा बेचना पड़ रहा है। आज भी 1000 रुपये कुंटल और 43 लाख मैट्रिक टन, आप हिसाब लगाइए कितने 100 करोड़ का, कितने से करोड़ का नुकसान हुआ है। मोदी जी बताएं। मैं समझता हूँ आज जो बाजरा होता है उसकी तो एमएसपी है, गुआर की एमएसपी नहीं है। जो 35,000 बिका था, 3,000 में कोई लेने वाला नहीं था और आज वो छूट दे रहे हैं। आज सबकी एमएसपी नहीं है, एमएसपी है, उनकी खरीद नहीं होती। आप अंदाज़ा कीजिए किस सरकार बात कर रही है। फसलें जो होती है, गुआर है, मोठ है, तिल है, कोई एमएसपी नहीं है और जिसकी एमएसपी है उसकी खरीद नहीं होती। तो आप देखिए 43 लाख मैट्रिक टन, 1000 रुपये पर कुंटल का नुकसान है। एक टन में 10,000 का नुकसान है। मोदी जी 6,000 दे करके किसान की खुशहाली की बात करता है और एक एक किसान से 30-30 हज़ार रुपये अकेले बाजरे में नुकसान पहुंचाता है। इस जेब में 6,000 डालता है और इस जेब से 30,000 निकालता है। वो किसान का हमदर्द हुआ या किसान का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ?
अच्छा, मैंने ना यहाँ पे आज जितने लोगों से बातचीत की सबसे सबसे ज़्यादा उन्होंने बाजरे की रेट या एमएसपी की ही बात मोटे तौर पे कही है। कृषि आंदोलन के कृषि कानून जो आए हैं उनकी बात उतनी ज़्यादा नहीं हुई यहाँ पे। अब तो कृषि मतलब ये 3 कानून लाइसेंस हैं, मतलब किसान और आम उपभोक्ता को लूटने। जब आप अंदाजा कीजिए कि जब छोटे छोटे व्यापारी, मोनोपोली हाउस अंबानी अडानी एकाधिकार पूंजीपति है, उसको खुदरा व्यापार करने की छूट नहीं थी जब तो स्टॉक सीमा थी। अब अंबानी अडानी खरीदेगा जब स्टॉक सीमा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खरीदते वक्त किसान को लूटेंगे, बेचते वक्त उपभोक्ता को लूटेंगे। और उसका कानूनी लाइसेंस मोदी जी ने 3 कानून बना के मंडी को समाप्त करके, अंबानी अडानी की मंडी होगी वहाँ टैक्स नहीं होगा, और किसान जिसमें लेके जाएगा उसमें टैक्स होगा। तो कितने दिन चलेगी वो मंडी? 2 साल नहीं चलेगी। उपभोक्ता को सरकार लूटने, इस संशोधन के लिए तैयार है, कहते हैं हम मंडी प्राइवेट मंडी में भी टैक्स लगा देंगे। किसान को बर्बाद करने वाले ने कौन मांग रहा है? मोदी जी कह रहे हैं ये किसानों की खुशहाली का, हम कह रहे हैं ऐसी खुशहाली हमको नहीं चाहिए, फिर क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? जो आप कह रहे हो कि हमें तो कंपनियों के फेवर में निर्णय करने हैं, तो ये कहिए कि हमने ये कानून अंबानी और अडानी के लिए बनाया, कहिए। कुल किसान का नाम क्यों ले रहे हैं? ये कहे साफ तौर से कि हमने ये 3 कानून और बिजली का कानून, आप अंदाजा कीजिए 8 राज्यों में इस देश में किसान को बिजली फ्री मिलती है। राजस्थान में 15,000 से लेके 50,000 रुपये एक बिल में किसान को छूट इस किसान सभा के आंदोलन के कारण मिलती है। वो उसको छीनना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था ना आते ही, सरकार गैस कहती है हम डीबीटी से पैसा दे देंगे। दे रहे हैं ना, अभी एलपीजी में दे रहे हैं कि गैस में। कहा था कि पहले पूरा दो फिर सब्सिडी आएगी। अभी 1.5 साल से तो नहीं आई है। नए दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी के उपभोक्ता के एलपीजी में एक नया पैसा सब्सिडी का नहीं आया। और मोदी जी ने तो आज तक नहीं हुआ वो कर दिया जो डीजल के रेट किए हैं। मोदी जी आए जब सेंट्रल एक्साइज 3 रुपया पर लीटर थी, आज वो 33 रुपया है। कितना कमाल किया है किसान के लिए, खुशहाली के लिए। तो हर हर कदम, फिर ये किसान का नाम मत लीजिए, उनको कहिए अंबानी और अडानी की सबसे बड़ी लूट का लाइसेंस दिया है। 20,000 का आवश्यक वस्तु खरीदेंगे, दलहन खरीदेंगे, तिलहन खरीदेंगे, खाद्यान्न खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी नहीं। और 30,000 करोड़ रुपए में खरीदेंगे, 6 महीने में 30,000 करोड़ से ज़्यादा लूटने का काम करेंगे। इससे ज़्यादा लूट का लाइसेंस और क्या होगा? कोई भी अगर कंपनी कोई भी कारखाना लगाती है, हज़ारों करोड़ रुपया लगता है, 5 साल में फैक्ट्री रनिंग में आती है। रनिंग में आने के बाद 15 से 20% का मुनाफा होता है। लेकिन ये तो 100% 6 महीने में लूटने का लाइसेंस है, कमाने का, रोजगार देने का नहीं है। अच्छा, मेरी बड़े किसान नेताओं से बातचीत हुई, वामपंथी नेताओं से भी बात हुई। वो कहते हैं कि सरकार जो ये कानून लेकर आई है, इस कानून का उनका मकसद ये है कि भाई फूड सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो जाएगा और जो पीडीएस सिस्टम है उसको बड़ा डैमेज होगा इस चीज़ से। और सरकार कहती है कि पीडीएस सिस्टम जैसे है उसको वैसे हम चलाते रहेंगे, उसमें कोई हम बदलाव नहीं करने वाले हैं। ऐसा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही शांतनु कुमार कमेटी बैठाई थी। उसकी टर्म कंडीशन आप पढ़ोगे पता लग जाएगा। टर्म्स कंडीशन ये दी थी कि न खरीदना पड़े न राशन में देना पड़े। इसका मतलब क्या था कि न खरीदेंगे और न राशन में बांटेंगे। और राशन देने वालों को ये कहेंगे कि आपको हम पैसा देंगे, बढ़िया से खरीद लो। और जब खुली छूट होगी, आज अगर एफसीआई में गेहूँ और चावल 2 साल तक का स्टॉक है, जब नहीं होगा तो आप और हमने देखा है कि 50 रुपये किलो में दाल, मूंग और चना खरीदते हैं और दाल 150 रुपये में मिलती है। कभी गेहूँ जब से प्रिक्योरमेंट हुआ है, एफसीआई की गोदाम भरे हैं, तो कभी 2,000 वाला गेहूँ है वो 4,000 में नहीं बिका। लेकिन 50 रुपये वाला चना और मूंग है ना, वो दाल 150 रुपये में बेची है। 4 रुपये में प्याज कोई खरीदने वाला नहीं होता, और वो प्याज 80 रुपये और 100 रुपये तक बेचते हैं। अब वो लाइसेंस दे दिया मोदी जी ने कि अब आप अंबानी और अडानी लूट सकता है। इससे ज़्यादा कौन किसान नेता कहेगा ये? और मैं समझता हूँ ये कहता है किसानों के पक्ष में है तो वो बिल्कुल ही किसान नेता नहीं। सरकार कहती है कि हम ओपन मार्केट में किसान को जाने दे रहे हैं। ओपन मार्केट में जिससे बेहतर दाम मिले, इससे नहीं तो उससे, जिससे किसान को बेहतर दाम मिले किसान वहां बेच सकता है। ये तो हम कहते हैं कि हम इसे छूट दे रहे हैं किसान को कि वो जहां जाए दे। पाबंदी थी क्या? आज तक पाबंदी थी क्या किसान कहीं बेचे उस पर? अभी तो ये पाबंदी जरूर लगा दी। इसके बाद में खट्टर उनका ही मुख्यमंत्री है।
और खट्टर, योगी और मोदी जो घर नहीं चला सके वो देश चलाएंगे, और ऐसा ही चलाएंगे अगर देश और प्रदेश उनके हाथ में आएगा तो। ऐसा है कि पहले कौन बेचने के लिए मना कर रहा था? जब 85% किसान लघु और सीमांत है, वो अपना 5 कुंटल कोई जिन्स होगा उसको तमिलनाडु ले जाके बेचेगा, और ले जाएगा तो कितना खर्चा होगा, उससे ज़्यादा खर्चा होगा। ये केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। और जो मोदी जी के इतने बढ़िया हैं तो उनको 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? ये कानून पास करने के बाद उन्होंने गांव-गांव उनके सांसदों को भेजा है, विधायकों को भेजा है, वो कह रहे हैं किसान को गुमराह कर दिया। तो फिर अकाली दल जब से 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी है, जब से साथ थी, किसने बहका दिया? सिमरनजीत कौर कैसे इस्तीफा देगी? एनडीए का हिस्सा थे, वो अलग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पंजाब का किसान समझता है कि इस कानूनों का, इसलिए उस पंजाब में रहना है तो मोदी के साथ नहीं रह सकते। तो किसने बहका दिया? वो तो उनके पास कैबिनेट में बैठती थी। जब से बीजेपी बनी है, जब से एनडीए का हिस्सा था अकाली दल, किसने बहका दिया? अच्छा उनको तो समझा ले। अच्छा, आप एआईकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, इसके अलावा आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है और संसद में भी, उसी सदन में जहाँ से ये चीज़ें पास हुई, तो उस समय पे इतना विरोध क्यों नहीं कि वो आज पास होने के बिल्कुल बाद अब विरोध। इतने बाद? आप 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 देखिए, राज्यसभा में जो 8 सांसदों को सस्पेंड किया, उसमें से 2 सांसद के रागेश और करीम, 2 सांसद सस्पेंड हुए हैं। जबकि कितने सीपीएम के सांसद? लोकसभा में 3 हैं। क्योंकि तमाम कंपनियां चाहती हैं, क्योंकि इन नीतियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी आज लागू कर रही है, 90 में कांग्रेस ने इनको चालू किया था, और केवल राजनीतिक कोई ताकत या राजनीतिक पार्टी कोई है तो केवल वामपंथी सीपीएम और वामपंथी पार्टियां हैं। इसलिए पूरी देशी और विदेशी कंपनियां चाहती हैं कि उनकी राजनीतिक शक्ति को किस तरह से डैमेज किया जाए। लेकिन जितने हैं उसके बाद में भी मैं समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो इस बात की होड़ है कि इस कंपनियों की दलाली कौन कितनी तेजी से कर सकता है। जब तक मोदी जी, मनमोहन सिंह जी उनको फायदा दे रहे थे, उनसे दूर रहे थे, और उनसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय अंबानी अडानी को मोदी जी मिल गए तो उनके साथ हैं। इसलिए केवल और केवल राजनीतिक रूप से आप पूछें तो केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट है जो इन नीतियों का संपूर्ण रूप से विरोध करती है। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि भारत 15 अगस्त 47 को आज़ाद हुआ और 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ। आज वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, सब शिक्षित हैं, सबको रोजगार है, और हम वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ पसारे खड़े हैं। आपकी इस बात के बाद आपको चाइना समर्थक बोला जाएगा? क्यों नहीं? अगर चाइना बढ़िया करता है तो कोई बुरी बात है? नहीं, वामपंथी पार्टियों का चाइना कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। हो सकता है कि अगले दिन सोशल मीडिया पे दिखे कि कॉमरेड अमरा राम चाइना समर्थक बातें कर रहे हैं। क्या करते हैं? मुझे तो आप ये बताइए, मोदी जी आने के बाद कौन सा देश है, पड़ोसी देश, जिससे संबंध थे उससे ज़्यादा खराब नहीं हुए? नेपाल में और भारत में किसी को भी आने और जाने के लिए ज़रूरत नहीं थी। आज क्या हालत है? मतलब जिस बांग्लादेश को निर्माण करने में भारत की जनता ने, भारत की फौज ने काम किया, आज उस बांग्लादेश से भी जो संबंध हुए हैं, चाहे श्रीलंका से हो, कौन सा पड़ोसी देश है? और पड़ोसी नहीं बदल सकता, चीन पड़ोसी नहीं, उससे कोई दुश्मनी नहीं है। और उस समय भी हमने तो 62 में भी कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका निर्धारण चीन और भारत की चुनी हुई सरकारों ने नहीं किया है। निश्चित रूप से डायलॉग से होना चाहिए, और वो ही आज भारतीय जनता पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री चीन के साथ अगर झूला झूलते हैं तो वो पाकिस्तान समर्थक नहीं होंगे, वो चीन समर्थक नहीं होंगे। और अमरा राम ये कह दे कि चीन ने विकास कर लिया तो चीन समर्थक हो जाएगा, तो अमरा राम चीन समर्थक होगा। चलो, मैंने आपसे ना जवाब पहले ही ले लिया है। जो ऐसी बात चलेगी तो उसका जवाब मैंने पहले ले लिया है। खैर, अच्छा, मेरा आप विधायक रहे हैं और राजनीति का आपका लंबा अनुभव है, सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। मेरा सवाल ये है कि इस आंदोलन के बाद, खास तौर पे जब मैं पंजाब की बात करता हूँ, हरियाणा की बात करता हूँ, वो कहते जी हमारे गाँव वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे हम छोड़ के आए थे दिल्ली के लिए। इसका असर बड़ा पड़ेगा हमारे
चुनाव पर भी, हमारे वहाँ की सरकारों के ऊपर भी, हमारे सामाजिक जीवन पर भी। राजस्थान में कैसे इन सब चीज़ों को आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति की दिशा बदलेगी इन सब आंदोलनों के बाद से? खेती का विकास जितना पंजाब में हुआ है वो देश के बाकी 28 राज्यों में नहीं है। उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद में राजस्थान है। खेती अभी भी 70% बारह नहीं होती है, बरसात पे होती है। इसलिए जितना खेती का विकास हुआ है उसी तरह से ग्रेविटी है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से राजनीति में भी असर होता है। जब आप 90% लोगों के खिलाफ कोई कानून पास करोगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 15 साल से 3 दफे जीता था। जिस हैकड़ी से किसान जो लहसुन जो 80 और 90 रुपए में किलो में ला करके बीज बोया था, 3 रुपया नहीं दे रहा था किसान। मंदसौर के किसान का गुनाह क्या था? केवल यही तो गुनाह था कि हमको भाव चाहिए। उन्होंने भाव की बजाय गोलियां दी। तो शिवराज सिंह चौहान धूल चाटे कि नहीं चाटे? अभी अंबानी और अडानी के पैसे से 25-25 करोड़ में 25 विधायक कांग्रेस के खरीद के, और ये सिलसिला चला रखा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान में बच गए, खरीदते खरीदते बच गए। मतलब उस अडानी और अंबानी का पैसे से चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, मोदी जिस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मोदी और शाह की कंपनी, मैं समझता हूँ देश में इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, खरीद फरोख्त होती रही है, ये मैं नहीं कह रहा। पहले की कांग्रेस ने भी करती रही है, राजस्थान में भी की है। राजस्थान में 6 बसपा के विधायकों को पहले भी कांग्रेस ने खरीद के बहुमत बनाया है, अभी भी खरीद के 107 का आंकड़ा प्राप्त किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जिस तरह से नग्गई रूप से कंपनियों की दलाली, जियो का प्रचार करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं, मुकेश अंबानी के साथ फोटो खिंचाने में उनको आनंद होता है, मैं समझता हूँ अटल बिहारी को भी ये आनंद नहीं हुआ। अंबानी अडानी के साथ फोटो खिंचाने में उनको भी अच्छा अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने सेवा उनकी की है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता पार्टी हो। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से नग्गई रूप से देश की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन प्रधानमंत्री किसान मजदूर, 40 कानून जो किसान मजदूरों के हक में थे सबको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बना दी। देश के जो 2014 में करे थे इस देश के बेरोजगारों के लिए मैं प्रधानमंत्री बना तो 2 करोड़ को हर साल काम दूंगा। 6 साल पूरे कर लिए। अगर 12 करोड़ को काम और नौकरी देते तो आधी से ज़्यादा 25 करोड़ में से 12 करोड़ को काम और नौकरी मिल जाती। न 2 करोड़ को हर साल काम मिला, न 15 लाख आया, न किसान को डेढ़ा स्वामीनाथन का भाव मिला। केवल और केवल वायदे, जिस तरह से कांग्रेस वायदे करती थी उससे भी बड़े 100 दिन में 15 लाख, अगर 80 लाख करोड़ में ले आऊँगा 100 दिन में, और 100 दिन में नहीं ले आऊँ तो मुझे चौराहे पे फांसी दे देना। नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, 2 करोड़ को हर साल काम, 15 लाख किसान को लागत का स्वामीनाथन का 1.5 गुना भाव मिल रहा है ना। अभी 2150 की जगह 1100 मिल रहा है। मोदी जी यहीं देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए संपूर्ण कर्जा माफी, सब वायदे झूठे करके, और वो है पूरा गोदी मीडिया। जिस तरह से अंबानी और अडानी ने गोदी मीडिया को ले रखा है उसके प्रचार से, और उनके गुरु ने कहा था एक झूठ को 100 दफे बोलो तो वो कुछ लोगों को सच लगने लग जाएगी। वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं। सबसे झूठा, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, जो दूसरी जनसंख्या है चाइना के बाद। आप कहोगे चाइना का फिर नाम आ गया। इस दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर की जनसंख्या भारत में है, और उसका सबसे झूठा प्रधानमंत्री। वो बता दें 12 करोड़ में से 2 करोड़ को देने की बजाय करोड़ों लोगों की नौकरियां गई है। वो कह रहे थे तो अभी कह रहे, सरकार कह रही है के बाद सब कुछ हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। लोगों की जबान पे 1-1 साल तक लोगों को, जनता की आवाज़ उठाने वालों को जेल में बंद रखा। मतलब इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं हो सकता। आज तक तो हुआ नहीं है, आगे कोई हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, ऑल इंडिया किसान संघ जो है वो इस जो 41 मेंबर कमेटी है उनमें भी आपका रिप्रेजेंटेशन है।
जो सरकार से मिल रही हैं, वहाँ पे कुछ मतभेद दिख रहे हैं उस कमेटी के बाद से, जब से उग्रहा वाले जत्थे में ह्यूमन राइट्स डे के दिन शर्जील इमाम से लेकर उमर खालिद से लेकर सुधा भारद्वाज, बरबरा राव के पोस्टर्स आए, उसके बाद से वहाँ पे दिख रहा है कि भाई कुछ कह रहे हैं हम इसके समर्थन में है और ज़्यादातर कह रहे हैं हम इसके समर्थन में नहीं है। किसके खालिद का कहाँ इस आंदोलन से क्या लेना देना है? हाँ, यही सवाल है वहाँ पे। लेकिन जो मांग पत्र किसानों की ओर से सौंपा गया था, उसमें उसका जिक्र था कि जितने बुद्धिजीवियों के ऊपर केस है यूएपीए लगे उनको छोड़ा जाए सबको। अच्छा, वो ऐसा है कि आपका मैं जानना चाहता हूँ, आपका स्टैंड क्या है, बताइए। ऐसा है कि मोदी के खिलाफ कोई भी बोलेगा ना, वो अर्बन नक्सल होगा, वो क्या क्या नहीं होगा। मतलब जेएनयू जो तर्कशील सबसे बेहतर, जिसने सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस दिए हैं, राजनेता दिए हैं, और जिस तरह से उसको किया था कन्याकुमार को, आज तक देशद्रोही घोषित नहीं कर पाए। मतलब ऐसा है कि जितने लोगों को जो भी इनके खिलाफ बोला उनको देशद्रोही, उनको मारने का काम। कुलबर्गी, क्या गुनाह था कुलबर्गी को? इस देश के संविधान ने दिया है कि अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी मीडिया अपना, आज भी गोदी मीडिया क्या क्या नहीं कह रहा है, वो पाकिस्तान चीन से फंडिंग हो रही है, ये खालिस्तानी हैं, ये अर्बन नक्सली हैं, ये नक्सलाइट हैं। हमें अगर वो ये कह के बदनाम करना चाहें, इससे बदनाम नहीं होगा। राजस्थान का और देश का किसान जानता है संघर्षों में, और वो एक दिन नहीं, अभी तो सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज 19 दिन हो गए, और मैं समझता हूँ कितने दिन हो गए, भला इसी में है मोदी जी को अपनी गलती मान करके देश के किसानों से माफ़ी मांग करके 3 कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। अच्छा सर, 2 छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि इस किसान आंदोलन की जो शाहजहांपुर में जहां पर मोर्चा लग रहा है, इस मोर्चे में शामिल हो रहे लोगों की मांग क्या है, पहला सवाल। और दूसरा साथ में ये कि क्या तैयारियां आपकी ओर से आगे हैं? पहला तो ये है कि तो 3 कानून पास कर दिए वो वापस हों, बिल्कुल वो देश की जनता के खिलाफ हैं। दूसरा, उसमें जो बिजली कानून संशोधन 2020 है वो वापस ले। और जब तक तैयारी ये है कि अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो टिगरी और दूसरे बॉर्डर हैं वैसी हालत यहाँ हो जाएगी। तैयारी में लगे हुए हैं लोग, निश्चित रूप से यहाँ के हरियाणा के लोग भी। और आप देख रहे हैं कि आज गुजरात से चल के लोग आए, और गुजरात की सरकार ने उनकी बस को सीज कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए, हरियाणा के लोग को रोका जा रहा है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, धारा 144 लगाई जा रही है। किस बात के लिए? किसान पिछले 19 दिन से सड़कों में इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठा है, किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। इससे बड़ा पीसफुल आंदोलन नहीं हो सकता। उन आंदोलनों की नहीं तरह है कि किसी की रेल की पटरियां उखाड़ दी, किसी की आग लगा दी, किसी की मूंगफली नहीं उठाई है, बल्कि लोग खाना दे रहे हैं, लोग फ्रूट दे रहे हैं, लोग दूध दे रहे हैं, जो मदद है वो कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शांतिपूर्वक ये होगा। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि किसानों की इस धैर्य की परीक्षा न लें। आपको लगता है आंदोलन लंबा खींचेगा तो कमजोर हो जाएगा? हाँ, यही मोदी जी सोचते हैं, मैं तो नहीं सोचता। मैंने तो 7 दिन का पड़ाव, 8 दिन का पड़ाव, 13 दिन का पड़ाव, और मैं देश के किसानों को धन्यवाद दूंगा कि 19 दिन का पड़ाव हुआ, 29 दिन भी होगा और 39 दिन भी होगा, तो देश का किसान, हमारा तो अनुभव है निश्चित रूप से। लेकिन उस धैर्य के साथ हमने पहले प्रदेशों की सरकार को झुकाया था, फिर मोदी को झुकाया था, और फिर मोदी को झुकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अमराराम जी, आखिरी सवाल ये है, आपके जो साथ के पंजाब हरियाणा के जो किसान आए थे, बॉर्डर तोड़कर दिल्ली तक पहुंचे थे, आप अभी दिल्ली के बॉर्डर से दूर हैं, दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, जरूरत पड़ी तोड़ेंगे? ऐसा है, मोदी जी तो कह रहे थे पंजाब का ही किसान है, अब तो हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है, केरल भी है, बंगाल भी है। कौन सा प्रांत है मोदी जी बता दें कि वो किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो दिल्ली पहुंचे हैं वो बॉर्डर तोड़कर पहुंचे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दिल्ली नहीं अभी पहुंचे हैं, आप हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, दिल्ली पहुंचने के लिए तोड़ने पड़े तो तोड़ेंगे? हम बैरिकेड नहीं, हम सरकार तोड़ देंगे। आप चिंता मत करो। चलिए, बड़ी स्टेटमेंट है कि बैरिकेड नहीं, सरकार तोड़ देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हम इस समय हैं शाहजहांपुर में, और शाहजहांपुर पड़ता है हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर। ये राजस्थान की तरफ का इलाका है। यहाँ पर हमने बात की अमराराम जी से,
जो ऑल इंडिया किसान सभा के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनका साफ यही कहना है कि सरकार के जो कानून हैं वो राजस्थान की जनता को परवाह नहीं है, उनके लिए मंजूर नहीं है। इसके विरोध में किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं शाहजहांपुर में। यहाँ पे भी मोर्चा लगेगा जैसा सिंघू में लगा या फिर टिकरी बॉर्डर पर लगा। तो ललन टॉप आप तक सारी जानकारी पहुंचाता रहेगा। शाहजहांपुर से मेरे साथी रूहानी के साथ मैं रजत, शुक्रिया।